नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल और त्रिपक्षीय संघर्ष। गुप्तोत्तर का काल का मतलब है कि गुप्त वंश के बाद जो वंश हुए हैं भारत में, हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला वंश था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश दरअसल में गुप्त वंश के ही सामंत थे, जो पहले उस क्षेत्र में सामंत के तौर पर रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो राज्य है उसको स्वतंत्र कर लिया था और एक नए वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति वर्धन थे, और इनका जो क्षेत्र था वो अम्बाला जिले में जो थानेश्वर स्थान है वहाँ पे इन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। इनका पुत्र था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन एक कुशल शासक थे इस वंश के, और इनके दो पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक इसकी पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह इन्होंने कन्नौज के शासक गृहवर्मन से किया था। और फिर इसके बाद प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र है वो गद्दी पर बैठा, सिंहासन संभाला था उसने। और उसके समय में क्या हुआ कि जो मालवा का देवगुप्त है उसने राजश्री को बंदी बना लिया था, क्योंकि जब राजश्री की शादी हुई थी कन्नौज के शासक गृहवर्मन से, तो राजश्री के पति के साथ जो मालवा का देवगुप्त है उसकी शत्रुता थी, तो उसने अपनी शत्रुता निकालने के लिए गृहवर्मन को मार दिया था और राजश्री को बंदी बना लिया था। जब इस बात का राज्यवर्धन को पता चला था तो इसने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए वहां जाकर देवगुप्त को मार दिया था। और जब ये वापस लौट रहा था मालवा से उसको मारने के बाद, तब ये जो देवगुप्त था उसका एक दोस्त था जो बंगाल में रहता था जिसका नाम था शशांक। उसने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया था, और राज्यवर्धन के मरने के बाद अगला शासक पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन बना। इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक को मार दिया था। और फिर क्या हुआ कि जब इसकी बहन का कुछ समय से पता नहीं चला था कि वो कहाँ पे है, फिर आखिरकार इसके दरबार में आतिश दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु आया, जिससे इसे ये जानकारी मिली थी कि इसकी जो बहन राजश्री है वो जंगल में है। तो ये फिर अपनी बहन को लाया था वहाँ से जंगल से, और उसने उसे कन्नौज के सिंहासन पर उसे बिठाया था और खुद उसका संरक्षण बना था। इसकी राजधानी फिर इसने कन्नौज ही बनाई थी, जहाँ पर इसकी बहन का विवाह हुआ था पहले। ये धर्म पहले हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को माना था हवेन सांग के प्रभाव में आकर। हवेन सांग चीनी बौद्ध यात्री था जो इसके समय में यात्रा के लिए आया था भारत की। इसकी व्यापारिक राजधानी थी वो मथुरा थी, क्योंकि ये उस समय जो मथुरा थी वो सूती कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। जो हर्षवर्धन था इसने कश्मीर के शासक से जो बौद्ध महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष हैं उनको छीन लिया था। और इसके समय में चीनी यात्री आया था हवेनसांग, जिसकी जो यात्रा विवरण है वो CQ की में है, मतलब हवेनसांग की पुस्तक CQ की में है। हवेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार भी, क्योंकि ये पहले नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, लेकिन बाद में जब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो ये वहीं पर टीचर बन गया था, तो इसलिए इसे नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जो हर्षवर्धन है इसके समय इसने अपने राज्य में 2 बौद्ध सभा करवाई थी। पहली इसने कन्नौज में करवाई थी। जो पहली कन्नौज में जो सभा करवाई थी तो वो हवेनसांग के सम्मान में करवाई थी, और इसी को ही कन्नौज वाली जो इसकी पहली बौद्ध सभा थी उसको 5वीं बौद्ध संगीति का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में 4 ही बौद्ध संगीति हुई हैं, लेकिन इसको सिर्फ कहा जाता है कि 5वीं बौद्ध संगीति ही थी ये। और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो प्रयाग में करवाई थी इसने, जो आज के समय इलाहाबाद है, और इसमें इसने सब कुछ दान में दे दिया था जो इसके पास था। इसके समय में जो बौद्ध सभा होती थी वो हर 5 वर्ष में होती थी, और उसके अध्यक्ष इसने हवेनसांग को बनाया था। और हवेनसांग क्योंकि बौद्ध यात्री था तो इसलिए इसने बौद्ध सभा का अध्यक्ष भी हवेनसांग को बना दिया था। हर्षवर्धन ने महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनवाई थी, और पूरे आर्यवर्त पर इसने अधिकार कर लिया था, इसलिए इसने अपने आप को उपाधि दी थी शिलादित्य की। इसने पूरे आर्यवर्त पर अधिकार करने के बाद इसने दक्षिण की तरफ कूच किया था कि ये दक्षिण के राज्य को भी जीत ले, लेकिन ये असफल हुआ था क्योंकि वहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने इसे हरा दिया था। ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कन्नौज का क्षेत्र जो हर्षवर्धन का था, और ये नीचे है महाराष्ट्र के वल्लभी का क्षेत्र जो हमें आगे पढ़ना है।
फिर इसके जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, वो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन के नाम पर ही हर्षचरित लिखा था, पुस्तक लिखी थी, और उसमें इसने हर्षवर्धन को देवता का अवतार बताया था। और बाणभट्ट की ही एक दूसरी रचना है कादम्बरी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे और हर्षचरित किसने लिखी थी, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है कि हर्षवर्धन ने खुद भी एक कवि था, तो उसने लिखी थी प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक रचना की थी उसने। और ये अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत में भी विद्वान था। ये क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि पहले ये हिंदू धर्म में मानता था, तो इसे संस्कृत भी आती थी, लेकिन बाद में ह्वेन-त्सांग के प्रभाव में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इसलिए अंतिम बौद्ध राजा बोला गया है, जो कि संस्कृत विद्या में विद्वान था। इसके समय में जो भूमि कर लिया जाता था वो अनाज रूप में भी लिया जाता था और नकद रूप में भी लिया जाता था। अनाज रूप में जब लेते थे तो जो भूमि होती थी उसका 1/6 हिस्सा लिया जाता था, और नकद रूप में जो लिया जाता था उसको हिरण्य बोलते थे, और अनाज रूप में उसको भाग बोला जाता था। क्योंकि ये एक भूमि के जो 1/6 भाग पर लिया जाता था, इसलिए इसे भाग बोला जाता था। और जब नकद रूप में लेते थे वो हिस्सा मतलब पैसों के रूप में, तब उसे हिरण्य बोला जाता था। इसके समय भूमि देने की सामंती व्यवस्था है वो सर्वप्रथम चालू हुई थी, क्योंकि भूमि देने की सर्वप्रथम जो सामंत व्यवस्था है कि अपने सामंतों को सबसे पहले भूमि देना, इसने ही स्टार्ट किया था। इसकी जानकारी मनुस्मृति से मिलती है। इसके समय में व्यापार कोड़ियों से होता था, और कोड़ियों को कपर्दक कहते थे। इसने वल्लभी विजय भी की थी, मतलब वल्लभी महाराष्ट्र का एरिया जो दिखाया था उसमें डायग्राम में, तो वो भी की थी। और इसकी जानकारी नवसारी अभिलेख से मिलती है। ह्वेन-त्सांग ने जो चीनी यात्री था उसने कहा था कि जो भारतीय हैं वो गर्म स्वभाव के हैं लेकिन ईमानदार होते हैं। और जो हर्षवर्धन का काल था उसको युग परिवर्तन का काल बोला जाता है। इसे युग परिवर्तन का काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उत्तर भारत था उस पर मतलब पूरे आर्यवर्त पर उत्तर भारत में जो अधिकार था वो हर्षवर्धन का था, और हर्षवर्धन की शादी नहीं हुई थी। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो उस राज्य पर वो राज करने वाला कोई रहा ही नहीं राजा। तो फिर जब इसकी मृत्यु हुई तो आसपास के जो राजा वंश थे उन्होंने कन्नौज पर, जो इसकी राजधानी थी या इसका जो एरिया था, उस पर कब्जा करने की सोची थी। तो उसके बाद संघर्ष स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसके काल को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। इसके बाद थे गुप्त वंश के बाद जो दूसरे वंश था वो था वल्लभी के मैत्रक। वल्लभी महाराष्ट्र के एरिया में है। इसके जो संस्थापक थे वो भट्टार्क थे, और ये जो गुप्त सैनिक जो गुप्त वंश था उसके ये सैनिक पद पर थे। फिर इन्होंने अपना एरिया स्वतंत्र कर लिया तो भट्टार्क बन गए। तो देखो जो गुप्त वंश था उससे ही ये वंश निकले हैं जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। पहला तो था पुष्यभूति वंश जो उनके सामंत थे, और ये वल्लभी के मैत्रक ये उनके सेनापति थे गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद इन्होंने अपना अपना वंश स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद धरसेन थे, फिर द्रोण सिंह थे, फिर ध्रुव सेन प्रथम। इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, अगर आपको याद रखना हो तो रखिए, वरना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता वैसे। फिर इसके बाद है शिलादित्य सप्तम, ये अंतिम शासक थे, और इसके समय ही अरब थे उनका आक्रमण हुआ था। तो अरब जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने शिलादित्य सप्तम को मार दिया था, और इस वंश का नाश हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था। फिर थे हुण आक्रमण। हुण आक्रमण के बारे में हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ा है कि जो जब सबसे पहला जो हुण आक्रमण था वो गुप्त शासन काल शासक कुमार गुप्त के समय हुआ था, और फिर उसके बाद स्कंद गुप्त के समय हुआ था। तो जो हुण आक्रमणकारी हैं वो ईरान या अफगानिस्तान के एरिया से थे, और इन्होंने 2 आक्रमण किए हैं भारत पर। जो पहला आक्रमण था वो था कुमारगुप्त के समय, और लेकिन जो कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, इसने इसे हरा दिया था। फिर दूसरे जो आक्रमणकारी आए थे वो आए थे जब स्कंदगुप्त या इसके और शासक मर गए थे, तो बाद में जो अंतिम शासक रह गए थे विष्णुगुप्त, उसके समय आए थे। और जो दूसरे आक्रमणकारी थे उनका प्रमुख नेता उस समय तोरमन था।
ये पहला विदेशी शासक था जिसने पूर्वी भारत पर भी अधिकार कर लिया था। मतलब हम विदेशी शासक, जो विदेशी आक्रमण थे वो तो इंडो ग्रीक और वो थे, लेकिन उन्होंने कभी पूर्वी भारत पर, जो अरुणाचल प्रदेश, ये इस साइड का एरिया है, उसको कब्जा नहीं किया था। तो ये पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने गुप्त वंश को तो समाप्त किया ही था, साथ में जो पूर्वी राज्य हैं उनको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तोरमान का एक अभिलेख मिलता है पंजाब में, जिसको शशि ज्यूबल भी कहा जाता है, जिसमें ज्यूबल का मतलब होता है सामंत। तोरमन का पुत्र था मिहिरकुल। मिहिरकुल ने अपनी राजधानी गंधार को बनाया था और ये बौद्ध विरोधी था। और ये पूछा जाता है कि मूर्तिभंज हूण आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मिहिरकुल। और इसने बामियान में जो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की मूर्ति है उसको भी तुड़वाया था। इसने ये वैसे तो इसने अपने शासनकाल में किसी से हारा नहीं, लेकिन ये मालवा के शासक से, जो विदर्भ के क्षेत्र से ऊपर होता है, मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र के जो राजा थे यशोधर्मन, उनसे ये हारा था। इसके बाद हैं मालवा शासक यशोधर्मन, जो गुप्त शासनकाल के बाद के ये शासक थे। इनके पिता का नाम प्रकाश धर्मन था। इन्हें मंदसौर प्रशस्ति में जिनेंद्र कहा गया है और इन्होंने मिहिरकुल को हराया था। जो मिहिरकुल हूण आक्रमणकारी था उसको हराया था। इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या था कि जो तीन वंश थे, त्रि मतलब तीन, तीन वंश थे जिन्होंने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश की थी। ये रहे वो, ये कन्नौज का क्षेत्र है बीच का। वो तीन वंश कौन कौन से थे? गुजरात से थे गुर्जर प्रतिहार, गै से गुजरात, गै से गुर्जर प्रतिहार। फिर दक्षिण से थे राष्ट्रकूट वंश, जिन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था उसको कब्जाने। फिर इसके बाद थे बंगाल में पाल वंश। तो ये तीन वंश थे जिन्होंने कन्नौज को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की थी और इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो 100 वर्षों तक चला था और इसकी शुरुआत हुई थी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। कि जब हर्षवर्धन की मौत हो गई तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था वहाँ पर शासन करने के लिए, क्योंकि उसने शादी नहीं की थी। तो उसको क्षेत्र को कब्जाने के लिए फिर जो तीन वंश थे आसपास के वो आए थे। जो तीन वंश थे वही गुजरात से गुर्जर प्रतिहार, बंगाल से पाल शासक और राष्ट्रकूट वंश थे जो दक्षिण भारत में थे। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसकी शुरुआत सबसे पहले वत्सराज ने की थी, जो गुजरात के शासक थे। इन्होंने कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण किया था और सबसे जो आक्रमण जब इसने आक्रमण किया तब धर्मपाल, जो पाल शासक थे, धर्मपाल, तो इसमें पाल है तो ये पाल शासक थे, तो वो भी आए थे। और तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था कन्नौज को जीतने के लिए वो गुजरात के शासक वत्सराज के और पाल शासक धर्मपाल के बीच हुआ था। फिर क्या हुआ कि फिर दक्षिण से जो राष्ट्रकूट वंश से उनसे ध्रुव आया, वहाँ से ध्रुव शासक आया। वो उसने इस संघर्ष में पहली बार भाग लिया था और उसने वत्सराज और धर्मपाल को तो हरा दिया था और उसने कन्नौज को जीत लिया था फिर उस बीच वाले क्षेत्र को। अब उसको, क्योंकि उसका जो ध्रुव था वो दक्षिण भारत से था तो उसका शासन साम्राज्य वहीं पर था, तो उसको वापस जाना था। तो उसने कन्नौज की गद्दी पर जो अपना एक विश्वासी पर्सन था जिस पर वो विश्वास कर सकता था, इंद्रायुध को बिठाया था। अब इंद्रायुध को बिठाने के बाद जब ध्रुव दक्षिण की ओर गया, मतलब अपने राज्य में, तो फिर क्या हुआ कि जो धर्मपाल शासक था उसने आकर वापस से कन्नौज पर हमला किया और इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को बिठा दिया था, क्योंकि चक्रायुध धर्मपाल का विश्वासी था जिससे वो अपनी बात मनवा सकता था। फिर चक्रायुध जब वहाँ पे बैठ गया तो नागभट्ट द्वितीय ने उस पर हमला कर दिया था और जिसके बाद नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को मारा था और चक्रायुध को बिठाने वाला धर्मपाल था। तो इन दोनों के बीच में मुंगेर का युद्ध हुआ था जिसमें धर्मपाल हार गया था और नागभट्ट द्वितीय जीत गया था। फिर नागभट्ट द्वितीय जो नागभट्ट द्वितीय असल में गुजरात का शासक था। तो दूसरी बार जो गुजरात और जब बंगाल वंश की लड़ाई हुई थी तो उसमें गुजरात वाला जीता था नागभट्ट। फिर नागभट्ट तृतीय द्वितीय को हराया था गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट शासक थे। फिर इसके बाद ये, क्योंकि ये 100 वर्षों तक चला है था
जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है इसकी जानकारी आगे किस शासक ने किसको हराया उसको उसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अंत में ये था कि जो गुजरात के शासक थे मिहिर भोज, वो जीत गए थे और उन्होंने जो कन्नौज है उसको पूरी तरह अपने राज्य में मिला लिया था। अगर एक बार और देखें यहाँ पर तो जब कन्नौज के हर्षवर्धन मर गए थे तब जो आसपास के शासक थे उन्होंने इस पर हमला करने की सोची ताकि वो अपने क्षेत्र में मिला सकें। इसमें पहले गुजरात के शासक ने कन्नौज पर हमला किया, फिर इस साइड से आ गए थे पाल शासक, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उन दोनों के बीच में कोई नहीं जीता था तब तक। फिर नीचे से आए राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव शासक जिन्होंने इन दोनों को हरा दिया था और उस कन्नौज की गद्दी पर बिठा दिया इंद्रायुध को। फिर धर्मपाल ने दोबारा वहाँ पे हमला किया और चक्रायुध को बिठा दिया। अब चक्रायुध जब कन्नौज पर बैठ गया था तो जो गुर्जर शासक दोबारा आए यहाँ से, मतलब गुजरात से नागभट्ट द्वितीय आए, उन्होंने चक्रायुध को हरा दिया। फिर इन दोनों वंश में लड़ाई हुई, पाल वंश में और गुजरात वंश में। ये दूसरी लड़ाई थी इन दोनों के बीच में। पहले वत्सराज धर्मपाल के बीच में थी, फिर थी नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच में। फिर इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए नीचे से गोविंद तृतीय आए थे, वो जीत गए थे। और फिर जब ये क्योंकि लंबे समय तक चला तो अंत में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज जीत गए थे। धन्यवाद। जय हिंद।